जहां देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए और देश में कोविड की वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसी के साथ यहां पर कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 12,64,698 पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 879 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,71,058 पर पहुंच गया, यानी कि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ये आंकड़े सामने आए, 1,61,000 से ज्यादा और 879 लोगों की मौत हुई, यानी कि मृतकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं एक्टिव केसों में भी संख्या लगातार बढ़ रही है। और आप बता दें कि अभी वर्तमान में 12 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है पूरे देश में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, यहां पर डेथ रेट लगातार बढ़ रही है, एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। बिल्कुल, और ये दूसरा दिन है जब 1,60,000 का आंकड़ा 24 घंटे के दौरान संक्रमित मरीजों की संख्या ने पार किया है। हालांकि कल के मुकाबले थोड़े आंकड़ों के अंदर आंशिक राहत मिली है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है और ये बहुत अच्छे संकेत भी नहीं है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। और लगातार बढ़ते मामले ये दर्शा रहे हैं कि सरकारी प्रयास बेशक सवालों के घेरे में हो, लेकिन हमारी जागरूकता भी गंभीर सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और सेल्फ हाइजीन का पालन किया जाना चाहिए। वैक्सीन सेंटर अभी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों की भीड़ नहीं देख रहे हैं। ये भी एक अच्छे संकेत नहीं है, इस बावजूद इसके कि 24 घंटे तक वैक्सीन दिल्ली के अंदर चल रही है और इस महीने सभी दिनों के अंदर वैक्सीन सेंटर खुले हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी संडे के दिन भी हमें वैक्सीन लगाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल कर जोखिम भरे एनवायरनमेंट के अंदर वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं। और हमारे अंदर जागरूकता की कमी है, क्योंकि हम शंका में है कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है नहीं है, या फिर इंतजार कर रहे हैं कि कोई और वैक्सीन आएगी तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम खुद को सुरक्षित करेंगे और अपने समाज को भी सुरक्षित करेंगे। ये ठीक नहीं है। लोगों के ऊपर बार बार मैं अपने हर टेलीकास्ट के अंदर जिम्मेदारी इसलिए भी डालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर, मॉल्स के अंदर, धार्मिक स्थलों के अंदर देखने के लिए आता है कि लोग किस तरह से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप कई जो बड़े मंदिर हैं वो आज बेशक बंद हैं। झंडेवाला मंदिर जो दिल्ली का ऐतिहासिक और मशहूर मंदिर है वो बेशक बंद है, लेकिन जो माइक्रो लेवल के ऊपर छोटे मंदिर हैं जहां पर स्थानीय स्तर पर लोगों की भक्ति बहुत ज्यादा रहती है, बहुत विश्वास ज्यादा रहता है, वो मंदिर सजे धजे हुए हैं। वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी दिखाई दे रही है। सुबह के वक्त भी हम देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर लाइन के अंदर एक के साथ एक श्रद्धालु लगा हुआ था चिपक कर, और सभी जयकारा जरूर लगा रहे थे। विश्वास जरूर होना चाहिए माँ के ऊपर कि वो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी और पूरे समाज में किसी को भी ये बीमारी का खतरा नहीं होगा। लेकिन वो घर बैठकर भी अपने घरों के मंदिर में भी किया जा सकता है। इस तरह से जान को जोखिम में डालकर माँ की परीक्षा लेने की जरूरत क्या है किसी श्रद्धालु को, समझ से बाहर है। लिहाजा ये जब चीजें चलती रहेंगी, वीकली बाजारों के अंदर भीड़ रहेगी, हम सोचेंगे कि सिर्फ आज के दिन शॉपिंग कर लेते हैं, कल फिर आएगा तो फिर कल फिर सोचेंगे कि आज का दिन आखिरी होगा, हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, या फिर एक्सरसाइज को हम नहीं करेंगे, योगा अगर हम नहीं करेंगे, तो ये जो सेकंड वेव है वो किसी भी वक्त 2-4 महीनों के बाद तीसरी या चौथी वेव में चली जाएगी। लेकिन जो दृश्य देखने के लिए आ रहे हैं फ्यूनरल सेंटर्स के ऊपर, क्रीमेशन लगने के लिए वेटिंग तक की जा रही है परिवार वालों की तरफ से, डेड बॉडीज का तांता लगा हुआ है क्रीमेशन सेंटर्स के पास। लिहाजा जो तस्वीरें आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर रही हैं एक तरह से। जी, आप तरुण लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। और इस बीच यहाँ पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल रात से ही 9 बजे से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। हरियाणा में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और इस बीच अगर हम बात करें हरियाणा के गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में भी कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,132 नए मामले सामने आए। सिर्फ अप्रैल महीने में कोरोना के 8,260 नए केस सामने आए हैं गुरुग्राम में।
और इसी के साथ गुरुग्राम में कोरोना के कुल एक्टिव केस हैं 6,177 और जिले में 5,889 मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। 288 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और टीकाकरण के दूसरे दिन 20,060 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलशन, गुरुग्राम में क्या अभी स्थिति बनी हुई है? कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, होम आइसोलेशन में कितने मरीज हैं और अस्पतालों की संख्या क्या है? अस्पतालों में स्थिति क्या कुछ बनी हुई है अभी? संभव बिल्कुल। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अगर 14 महीनों की बात करें तो जब से कोरोना का पहला केस गुरुग्राम में आया था और सबसे ज़्यादा मामले तो है इन 24 घंटों में आए हैं। 1132 मामले एक दिन में आए हैं, तो ये अपने आप में एक सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इसलिए कहीं ना कहीं देर शाम जो है कल हरियाणा सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू हरियाणा में लगा दिया है। हालांकि ये बहुत पहले जरूरी था नाइट कर्फ्यू, लेकिन अब देर आए और दुरुस्त आए, वही वाली कहानी है कि अब आखिरकार नाइट कर्फ्यू लगा है। तो ऐसे में अब क्या इन बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी, एक बड़ा सवाल है। हाँ। लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है कि आखिरकार इन बढ़ते मामलों को रोका जाए और साथ ही लोगों से भी एक अपील है कि वो इस समय मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि संभव आज के दिन नवरात्र भी शुरू हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि मंदिरों में भी काफी इस समय भीड़ लगी हुई है, क्योंकि गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर है, वहां पर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में लोगों को खुद अब सचेत रहना होगा यदि बढ़ते हुए मामलों को रोका जाए। मेरे साथ लोग हैं, मैं पहले उनसे जान लेता हूँ। आखिरकार गुड़गांव में मामले जो बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप सेफ्टी बरत रहे हैं और नाइट कर्फ्यू जो लगा है अब रुक सकते हैं मामले? लोगों को एहतियात तौर पे मास्क या डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और जो नाइट कर्फ्यू की बात है, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर लोगों का नाइट लाइफ जीने का लाइफस्टाइल है, तो उससे फ़र्क जरूर पड़ेगा। कोरोना जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि इससे नाइट कर्फ्यू से लोगों को जैसे बार हैं या नाइट लाइफ जीने वाले जो लोग हैं वो उस तरीके से जा नहीं पाएंगे और भीड़ भाड़ वाले एरियो में रह नहीं पाएंगे, तो इससे हमें लगता है कि ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। 14 महीनों में 1132 मामले एक ही दिन में आए, 14 महीने में आज तक नहीं आए। मार्च महीने में पहला केस गुरुग्राम में आया था। अब आपको लग रहा है कि जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं तो कोई आपको लग रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा जिला प्रशासन को करना चाहिए कि ताकि इन मामलों पर रोक लगाई जा सके? हालांकि अभी जिला प्रशासन ने 22 कंटेनमेंट जोन भी बनाया है जहाँ पर कोरोना के केसेज आए हैं। जो 14 महीने में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, ये लोगों की लापरवाही की वजह से हो रहा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लापरवाही ना बरतें और इसी के साथ जीना सीख लें, क्योंकि हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा, कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा और लॉकडाउन कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर हमें इस कोरोना से जीतना है तो एक मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें बढ़ानी चाहिए। शहर से हट के कोई 4,000-5,000 बेड का एक ऐसा हॉस्पिटल टेम्परेरी फेज बनाना चाहिए, जिससे कि जो भी कोरोना पॉजिटिव आए उनको वहाँ ले जाएं, क्योंकि 14 दिन का एक प्रोसेस है ये। 14 दिन के बाद 15 दिन पहला वाला ठीक हो जाएगा और 15 दिन वाला दोबारा आ जाएगा। तो उस प्रोसेस की जो चैन है, उस चैन के अकॉर्डिंगली हमें बेड की हर सिटी के साथ हमें रखना चाहिए। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं होम आइसोलेशन में मरीज ज़्यादा हैं और अगर होम आइसोलेशन में नहीं रहते और बेड की पर्याप्त मात्रा अगर जरूरत हो जाती है तो लग रहा है कि पर्याप्त मात्रा में बेड प्रशासन के पास होने चाहिए। लोगों गुलशन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगा। और इस बीच हमारे सहयोगी तरुण कालरा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से केस भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ब्राजील के बाद अब भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया, अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर भारत है। अगर इस बीच अगर हम बात करें, जो लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं उसके बाद भी उनको कोरोना हो रहा है, तो वो क्या रिकवर हो रहे हैं, कितना जल्दी वो रिकवर हो रहे हैं, उसका असर कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है? तरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो गुरुग्राम में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें पूरे देश की, तो पूरे देश में स्थिति कमोवेश ऐसी ही बनी हुई है। और तरुण, एक बार फिर मैं आपके पास लौटना चाहूंगा, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर
जो कोरोना की दोनों डोज लगवा चुके हैं, क्या वो कितनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं और कितना ज्यादा प्रभावी असर हो रहा है अभी? देखिए, कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद रिकवरी का ऐसा कोई डेटा केंद्र सरकार की तरफ से मेंटेन नहीं किया जाता। और जो लोग बीमार पड़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं वैक्सीन लगाई जा रही है, तब ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा। लिहाजा जो लोग ठीक हो रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद, ये डेटा पहले भी प्रैक्टिस में नहीं था कलेक्ट करना और अभी भी चलन के अंदर नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि देश का जो डिस्चार्ज रेट है, वो कितना है? वो 89.51% आज के हेल्थ बुलेटिन जो केंद्र सरकार ने जारी किया है उसके मुताबिक बना हुआ है। एक्टिव मरीजों की संख्या 9.24% है और जो देश का डेथ रेट है वो 1.25% है। लिहाजा वैक्सीन का डेथ रेट से सीधा संबंध हो सकता है, लेकिन वैक्सीन का डिस्चार्ज रेट से कोई संबंध नहीं है। जी। और तरुण, यहाँ पर जिस तरह से महाराष्ट्र में केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसी तर्ज पर उसी राह पर अब दिल्ली भी देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार यहाँ पर टोटली लॉकडाउन नहीं लगा रही है, लेकिन सख्ती ज्यादा कर रही है। इसके लिए नई गाइडलाइन भी दिल्ली में लगातार केजरीवाल सरकार की ओर से लाई जा रही है। तमाम कई ऐसी जगह है जैसे कि बैंक्वेट हॉल, उन्हें कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया और ऐसे कई हॉस्पिटल जिन्हें अब उन्हें डेडिकेट कर दिया कि कोविड के लिए। कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में लग रहा है कि दिल्ली में और ज्यादा संख्या बढ़ने वाली है मरीजों की भी। देखिए, आशंका तो इस बात की लगाई जा ही रही है कि दिल्ली के अंदर जो रिकॉर्ड स्तर पर मामले पहुंचे हैं वो लगातार आगे और भी बढ़ते जाएंगे। और आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस को संबोधित करने जा रहे हैं। लिहाजा हो सकता है कि जिस बात का अंदेशा आपने जताया कि सख्ती प्रशासन कर रहा है और दिल्ली के अंदर और ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिहाज से, चूंकि सरकार की मंशा लोगों को परेशान करने से ज्यादा ये है कि अगर लोग नहीं मान रहे हैं नियमों को, कानूनों को, तो उनको डंडे का जोर दिखाया जाएगा। और दिल्ली के अंदर ये जरूरत भी लगती है। ये बात दर्शकों को सुनने में बेशक बुरी लग जाए, लेकिन अभी भी एक ऐसा तबका है जो नियम कानूनों को इसलिए नहीं पालना में ला रहा है कि उन्हें लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे। खासतौर पर नौजवान जो वर्ग है वो बहुत ज्यादा उदासीन दिख रहा है, या फिर ये कहें कि गैर जिम्मेदाराना रवैया उसका दिखाई दे रहा है। शॉपिंग मॉल्स में कई जगहों पर सड़कों के ऊपर, रेड लाइट के ऊपर मास्क नहीं पहनना, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ बदतमीजी करना, ये सब चीजें अब चलन का हिस्सा हो गई हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ी सिचुएशन यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है। तो प्रशासन जो संभवतः आज दिखाई दे रहा है कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल उस सख्ती का ऐलान कर सकते हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ज्यादा सख्ती से शायद मामले दिल्ली के पकड़ में आ सकेंगे। लेकिन स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से दिल्ली के अंदर बखूबी इंतजाम किए गए हैं। कोविड बेड्स की भी प्राइवेट अस्पताल में बेशक कमी सामने आ रही है, कई बड़े अस्पतालों से रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर कोविड बेड भी उपलब्ध हैं, आईसीयू बेड भी उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। लिहाजा प्रशासन के स्तर पर कोई कमी दिल्ली के अंदर दिखाई नहीं दे रही। जी। और तरुण, चुनावी राज्यों में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियों का क्रम देखने को मिल रहा है, रोड शो भी यहाँ पर काफी मात्रा में हो रहे हैं, तमाम बड़े राजनीतिक दल लगातार चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्थिति क्या बनी हुई है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो डेटा जारी हुआ है अभी, वहां पर कोरोना के एक्टिव मामले 26,531 हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान करीबन 3500 से ज्यादा मामले वहां पर रिपोर्ट किए गए हैं और 14 लोगों की मृत्यु हुई है। पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु की बात कर लें तो वहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या यानी कि एक्टिव मरीजों की संख्या 46,308 है और पिछले 24 घंटे के दौरान वहां पर 6600 से ज्यादा मरीज नए मरीज सामने आए हैं, संक्रमण का जो शिकार हुए हैं और 19 लोगों की वहां पर मौत हुई है। पुदुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहां पर 2,594 मामले हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान वहां पर 500 के आसपास मामले आए हैं, जबकि 2 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है। इसके अलावा असम एक राज्य है जहां पर चुनाव हालांकि संपन्न हो चुके हैं, लेकिन वहां पर भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या वहां पर महज 3,734 है, तो सबसे लीस्ट पोल बाउंड स्टेट है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में नहीं है। और पिछले 24 घंटे के दौरान वहां पर 570 के आसपास मामले सामने आए हैं,
और असम के अंदर पिछले 24 घंटे के दौरान कोई मौत नहीं हुई है। तो ये सब आंकड़े हैं जो पोल बाउंड स्टेट पर हैं। केरल इसके अंदर सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है। 5 राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 47,914 है और पिछले 24 घंटे के दौरान वहां पर 5600 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं और 11 लोग कोरोना की लड़ाई की जंग हार चुके हैं। तरुण, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस बीच उत्तर प्रदेश का भी हाल जानते हैं। हमारे सहयोगी कर्णवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कर्णवीर, यूपी में कोविड की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, यूपी में कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है, जो संक्रमण है लगातार उसका फैलाव होता जा रहा है। और इस तरह से जो कोशिशें की जा रही हैं लगाम लगाने की, उसमें शायद प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए, पिछले 24 घंटे में 187 कोरोना के नए मरीज आए हैं और जो मरीजों के ठीक होने का जो अनुपात है वो बेहद कम है। मात्र 81 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब तक 28,000 से ज्यादा लोग गाजियाबाद में कोरोना से पीड़ित हैं, जिनमें से अधिकतर लोग ठीक हो गए हैं और करीब 950 लोग एक्टिव पेशेंट के रूप में हैं। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और तमाम जो एजेंसीज हैं वो कोविड के संक्रमण को तोड़ने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें और जो शासन द्वारा जारी गाइडलाइन है उसका फॉलो कराने में जुटी हुई है। फिलहाल गाजियाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोविड की जो दूसरी लहर है वो है और उससे सावधान रहना बेहद जरूरी है। लगातार स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों को सूचित कर रहा है, तमाम तरह से सैनिटाइजेशन करा रहा है और जो कोविड की शासन की गाइडलाइन है उसका पालन हो, मास्क लगा करके निकले, 2 गज की दूरी अपनाएं। इन तमाम चीजों को लेकर के गाजियाबाद में सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त बड़े लेवल पर अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के एक्टिव है। पुलिस ने गाजियाबाद में ही अकेले 1200 चालान काटे हैं जिन्होंने कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, मास्क नहीं लगाया है या फिर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया है। इन तमाम चीजों को लेकर के गाजियाबाद पुलिस प्रशासन सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूताई के साथ और पूरी मंशा के साथ प्रशासन लगा हुआ है। जी। और कर्णवीर, कल से यूपी में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो रही है। पहले चरण के चुनाव है कल से, तो इस बीच यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किन चीजों का ध्यान रखना होगा? क्या इसके लिए कोई अलग से कोई गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए, कोविड के दौरान जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इसको लेकर के तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि जब नामांकन करने के लिए प्रत्याशी आए तो उसके साथ 2 या 3-4 लोग से फालतू न आए। जो भी नामांकन की प्रक्रिया में आवश्यक लोग हैं वो ही कलेक्ट्रेट या तहसील परिसर में आएंगे। साथ ही साथ जो ग्रुप में लोग वोट मांग रहे हैं या फिर ग्राम पंचायत चुनावों का प्रचार कर रहे हैं, उन पर भी विशेष निगरानी दल जो पुलिस ने बनाया है और तमाम तरह से गाजियाबाद, नोएडा और तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कोविड के दौरान जो चुनाव हो रहा है इसको लेकर के विशेष सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं। ऑब्जर्वर अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में भेजे गए हैं। मजिस्ट्रेट, सब मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं ताकि चुनाव के बहाने कोविड ना फैले और भीड़ इकट्ठा ना हो। लेकिन सच यही भी है कि कोविड की गाइडलाइन को गांवों में पंचायत चुनाव के दौरान लोग मानने को तैयार नहीं है, भीड़ जुटती है और तमाम तरह की जो अवहेलना है नियमों की वो होती है। शराब से लेकर के तमाम चीजें पूरे ग्रुप में बांटी जाती हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कोविड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो होते हुई देहात के इलाकों में नजर नहीं आती है। शहर से लेकर के गांव तक कोरोना का कहर इस वक्त अपने चरम पर फैल रहा है। कर्णवीर, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।